हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज को। ये मेरा सेकंड वीडियो है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोटाइप ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। प्रोटोटाइप मतलब स्केलेटन ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स आज हम ये देखने वाले हैं कि एक सी प्रोग्राम के एक्चुअली कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट की क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये हम इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो हम आ गए हैं अब एक ऑनलाइन एडिटर पे और आपको यहाँ पे एक कुछ कोड्स दिख रहे होंगे। ये कोड ही सी का प्रोटोटाइप है। अगर इस कोड को मैं रन करूँ तो ये हेलो वर्ल्ड के फॉर्म में हमें एक आउटपुट देता है, क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड को एज एन स्ट्रिंग पास किया हुआ है प्रिंट एफ स्टेटमेंट में। नाउ प्रोटोटाइप क्या होता है? ये एक स्केलेटन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब हमको उसी के विदिन रख के प्रोग्राम करना है। यहाँ पे इस प्रोटोटाइप के 4 पार्ट हैं। एक पार्ट studio.h है, एक पार्ट int main है, एक पार्ट प्रिंट एफ स्टेटमेंट है और एक पार्ट रिटर्न 0 है। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि हर पार्ट की क्या फंक्शनैलिटी होती है। देन आपको ये इस प्रोटोटाइप के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होगा कि एक्चुअली में प्रोटोटाइप कैसे फंक्शन करता है। तो चलिए एक एक करके हम ये समझते हैं। ओके, सो सी के प्रोटोटाइप के बारे में जो आपको पहली बात माइंड में रखनी है वो ये है कि सी प्रोग्राम हमेशा एक फंक्शन से स्टार्ट होता है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन हमेशा एक फंक्शन से स्टार्ट होता है जिसका नेम मेन फंक्शन है। तो अगर इस प्रोग्राम में आप देखिएगा तो आपके पास एक मेन फंक्शन अवेलेबल है जो इस फॉर्म में है। यहाँ पे मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, ये मेन फंक्शन, राइट। अब मेन फंक्शन जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको सिंपली लिखूंगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली। ऑलराइट, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से होता है एंड ये जो पार्ट आगे का जो पार्ट है वो इसी मेन फंक्शन का पार्ट है, मतलब उसी की बॉडी है। अब मैं पहले फंक्शन को समझा दूं कि व्हाट इज फंक्शन। आपके माइंड में चल रहा होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन वो हमारी जिंदगी में हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वही फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्सन से पहली बार बहुत गुस्से में मिलूं तो उसका परसेप्शन मेरे बारे में क्या बनेगा कि मैं बहुत रूड, बहुत गुस्से वाला आदमी हूं। अगर मैं किसी से हंसते मुस्कुराते मिलूंगा तो उनका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा कि ये चार्मिंग हंसता मुस्कुराता हुआ पर्सन है। अगर मैं किसी से कॉमेडी करता हुआ मिलूं तो उसका परसेप्शन क्या होगा कि ये कॉमेडियन टाइप पर्सन है। सो मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग मेरा परसेप्शन लोगों के बीच में बनता है। तो एक ऑब्जेक्ट अपनी जिंदगी में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वैसे ही एक जो सी के डेवलपर डेनिस रिची थे, उन्होंने ये सोचा कि सी प्रोग्राम को भी ऐसा ही कुछ रूप दिया जाए जहाँ पे एक फंक्शन ही ये डिसाइड करे कि सी प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जाएगा। तो उस फंक्शन का नेम मेन फंक्शन रखा गया। अब फंक्शन क्या होता है? एक्शन जब भी हम करते हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट आता है, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट आए, निगेटिव रिजल्ट आए, चाहे 0 रिजल्ट आए, चाहे कुछ आउटपुट निकल के आए, ये डिपेंड करता है। बट जब भी हम कोई फंक्शन करते हैं वो उसका कोई रिजल्ट आता है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी जब भी हम कोई फंक्शन को इंक्लूड करते हैं तो वो रिजल्ट देता है। अब वो रिजल्ट क्या देता है ये डिपेंड करता है कि हम उस फंक्शन में क्या पास कर रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं भी देगा तो एटलीस्ट 0 रिजल्ट देगा। जो ये रिटर्न 0 के फॉर्म में आ रहा है वो एक्चुअली मेन का ही रिटर्न है। ओके, खैर रिटर्न के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो अभी तक जो हमारा परसेप्शन बना, जो हमारी समझ बनी प्रोटोटाइप के बारे में, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो है कि मेन फंक्शन एक्चुअली क्या है और क्या पर्पस है मेन फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड आंसर फॉर दैट। द स्टैंडर्ड आंसर वुड बी एवरी सी प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड वन फंक्शन एंड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। मतलब हर सी प्रोग्राम में एक फंक्शन मिनिमम होना ही होना है। अगर कोई नहीं है तो मेन फंक्शन वहाँ पे है। कई सारे प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, बट इन ऑल द केसेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। ऑलराइट, तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। नाउ अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मेन से पहले हमारे पास इंट लगा हुआ है। इंट एक डेटा टाइप है जो ये बताता है कि किस टाइप का डेटा मेन फंक्शन एक्सेप्ट करेगा।
ओके, ये तो हो गई टेक्निकल बात। तो अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की। चलिए कोई एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि फंक्शन एक्चुअली में किस फॉर्म में रिटर्न करता है हमें। ठीक है, चलिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं कुकिंग का लेता हूं। अगर आप इन कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो बड़े आराम से समझ जाएंगे, नहीं अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप समझ जाएंगे। देखिए, जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक बर्नर की होती है। लेट सपोज मेरे पास एक बर्नर है, ऐसा ये लेट सपोज मेरा एक बर्नर है जो मैं कुकिंग के लिए यूज करने वाला हूं, और इस बर्नर पे मैंने एक पॉट रखा हुआ है जिसमें मैं कुछ पकाने वाला हूं। ठीक है, आप इसको समझिएगा, ये मेरा पॉट जिसमें मैं कुछ पकाने वाला हूं। अब इस बर्नर का काम क्या है? इस बर्नर का काम जलना है। इसके बारे में दो चीज समझिएगा। बर्नर का काम जलना है, बट ये खुद से नहीं जलेगा, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा, मतलब जलाना पड़ेगा तब ये जलेगा। तो इस पहली चीज ये समझिए कि ये जो बर्नर है यही हमारा फंक्शन है। ये जो बर्नर है यही हमारा फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये अपना काम करेगा हर केस में जब भी हम इसको कॉल करेंगे। तो कॉल मतलब जब भी हम इसको ऑन करेंगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये अपना काम, इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आउटपुट डिपेंड करेगा कि हम एक्चुअली में क्या पास कर रहे हैं इस कंटेनर में। अगर हमने कुछ भी पास नहीं किया तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा 0, इजंट इट? अगर कुछ भी पास नहीं किया तो रिजल्ट 0 आएगा। और अगर हमने कुछ पास कर दिया इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब कुछ भी पास कर दिया, ठीक है, लेट सपोज आपने पनीर पास कर दी उसमें, लेट सपोज आपने चिकन पास कर दी उसमें, तो अगर आपने उसमें चिकन पास किया तो वो चिकन ही बन के निकलेगा, पनीर बन के नहीं निकल सकता है। राइट? ये फनी है लेकिन इसको समझिए। चिकन अगर आपने उसमें पास किया तो वो चिकन बन के ही निकलेगा। मतलब टाइप ऑफ डेटा जो हम फंक्शन में पास कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये निकल के आता है कि फंक्शन हमारे लिए क्या आउटपुट देगा। समझ रहे हैं? तो जो हम इंग्रेडिएंट इसमें पास करेंगे वही हमारा, उसी पे डिपेंडेंट होगा हमारा आउटपुट, और यही होता है फंक्शन। मतलब फंक्शन में जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट को आप इंग्रेडिएंट अभी समझ लीजिए अभी के लिए, कि हम जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसके बेसिस पे फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर होता है कि वो एक्चुअली में हमें क्या आउटपुट देगा। अब आप इसको रिलेट कीजिए प्रोग्राम से। ये जो मेन है इसको आप ये बर्नर समझ लीजिए। इस मेन को आप ये बर्नर समझिए। तो मेन का काम क्या है? मेन का काम एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे बर्नर का काम जलना है तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें कोई आर्ग्यूमेंट है या नहीं है, मतलब वैल्यू है या नहीं है। तो अगर कोई वैल्यू नहीं है तो मेन क्या आउटपुट देगा? दैट मस्ट बी 0। तो देखिए इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है, इसलिए रिटर्न टाइप में हमें जो ऑब्टेन हो रहा है वो क्या है? वो 0 है। ओके, सो अब हमारी जो समझ रिटर्न के बारे में बनी है वो ये बनी है कि रिटर्न वो स्टेटमेंट है जो मेन फंक्शन के आउटपुट को दिखाता है। मतलब कि मेन फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो वैल्यू रिटर्न के साथ एसोसिएटेड होती है। सेकेंड पॉइंट जो आपको रिटर्न के बारे में याद रखना है वो ये रखना है कि एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से, और उसका टर्मिनेशन मतलब प्रोग्राम का एंड हम रिटर्न 0 पे आके करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें, दो पॉइंट्स जो मेन के रिटर्न के बारे में आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट में लिख देता हूँ। वो है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड्स हेयर, मतलब रिटर्न पे आके ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड हो जाता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज मेन बॉडी गेट्स टर्मिनेटेड हेयर, मतलब मेन जो फंक्शन हमने इनिशिएट किया था वो भी रिटर्न पे आके टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो मेन फंक्शन एंड रिटर्न के बीच में ही एक सी प्रोग्राम हम लिखते हैं। मतलब जो भी एक्टिविटी हमें करनी होगी वो इसके बीच में ही करनी होगी, ये आप याद रख लीजिए। चलिए, तो अब रिटर्न के बारे में जो हमारा परसेप्शन बना है उसको पहले मैं वर्ड्स में लिख देता हूं। ओके, सो रिटर्न के बारे में सिंपल सी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। द स्टेटमेंट इट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गेट स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट। ओके, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ये चीज पूछता है तो आप सिंपली इसका आंसर कर सकते हैं। नाउ अगर आप इसको देखिए तो मेन के साथ दो चीज और एसोसिएटेड है। फर्स्ट वो है
ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ना व्हाट इज द रोल ऑफ द बोथ ब्रैकेट्स, अगर मुझे वो डिफाइन करना हो तो मैं सिंपली कैसे कहूँ, तो मैं वो भी वो लिख देता हूँ। देखिए, करली ब्रेसेस इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ओके, ऑब्वियसली मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके खत्म हो गई, और इसी बॉडी के विदिन हमें जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है हम करते हैं। एक चीज़ मैं जो भूल गया था वो था इंट मेन के बारे में। इंट एक्चुअली इंट के बारे में, इंट के बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। इंट इज द डेटा टाइप दैट डिसाइड्स द टाइप ऑफ रिटर्न वी गेट फ्रॉम मेन फंक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं उसके बेसिस पे ही हमें रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन रिटर्न करके हमें कुछ देता है। ओके, तो इंट अभी के लिए फिलहाल इंट को इस तरह से समझ लीजिए। डेटा टाइप क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या फंक्शन है, हम लोग आने वाले क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डेट जो कि है वो प्रिंट एफ फंक्शन। अगर आप देखें तो मेन फंक्शन के विद इन हमने एक प्रिंट एफ फंक्शन इंक्लूड किया और उसमें हमने हेलो वर्ल्ड एज एन स्ट्रिंग पास किया। अब इसको समझिए, यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में हमारे पास प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ फंक्शन है और उसमें हमने हेलो वर्ल्ड पास किया हुआ है। जब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमेशा एक रिजल्ट हमें देता है जो कि हेलो वर्ल्ड के फॉर्म में होता है। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है, ये आइदर वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो हम चाहते हैं कि एज इट इज फॉर्म में हमें मिल जाए एज एन आउटपुट, उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखते हैं। तो प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि ऐसी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है एज एन आर्ग्यूमेंट एंड आउटपुट स्ट्रीम की तरफ, मतलब एज एन आउटपुट हमारे स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करता है। ओके, तो अभी फिलहाल फंक्शन के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले पार्ट में। प्री डिफाइंड का मतलब बस अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि वो फंक्शंस जिसको कंपाइलर डायरेक्टली समझता है, कंपाइलर के अंदर में वो डिफाइंड है एंड उसके बेसिस पे वो रिजल्ट आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो अगर मुझे प्रिंट एफ फंक्शन को डिफाइन करना होगा तो सिंपली मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, लीजिए मैं इसके बारे में भी लिख देता हूँ। ये एक तरह का एक नोट्स आपके लिए बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा प्रिंट एफ का डिस्क्रिप्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन फॉर आउटपुट स्ट्रीम, इट टेक्स आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन। ओके, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है चीज़ों को जो भी एज एन आर्ग्यूमेंट वो एक्सेप्ट करता है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब इस प्रोटोटाइप में हमारे पास एक पार्ट बचा है दैट इज नॉन एज stdio.h। एक्चुअली में ये एक हेडर फाइल है और सी में ये कंपल्सन होता है कि हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। ना studio.h क्या है, ये एक प्री प्रोसेसर है। मैं इसको पहले लिख दूं कि ये क्या है, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये एक प्री प्रोसेसर है जो प्रोग्राम को प्री प्रोसेस करता है। प्री प्रोसेसर के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ अभी, पहले मैं लिख देता हूँ प्री प्रोसेसर। ओके, तो ये एक प्री प्रोसेसर है जिसका काम क्या है, मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल से पहले समझा देता हूँ। एक्चुअली मैं अगर टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो इसका काम ये है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो कंपाइलर को कुछ लाइब्रेरी फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को समझने के लिए। तो वो लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हमें stdio.h को इंक्लूड करना पड़ता है। शायद आपको ये बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया होगा, तो इसको मैं थोड़े अलग तरीके से समझाता हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जब मैथ्स पढ़ते हैं तो वो जैसे अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा के सारे जो फॉर्मूला हैं वो एक पेपर में वो लिख लेते हैं और अपने स्टडी टेबल के आगे लगा लेते हैं। पर्पस क्या है कि जब वो मैथ सॉल्व कर रहे हों तो कई बार उनको कुछ ऐसे फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो शायद उन्हें याद ना हो, तो वो सारे एक्सप्रेशंस उनके सामने लिखे हुए हैं, तो वो उस एक्सप्रेशन को देख लें, जल्दी से क्विकली देख लें और आगे प्रोसेस करें। तो वैसे ही कंपाइलर भी हमारे माइंड की तरह रिएक्ट करता है। कंपाइलर को भी जब वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो कुछ फाइल्स की ज़रूरत होती है जो उसके लिए एक्सप्रेशन की तरह होती है। वो सारी फाइल्स studio.h में रखी होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझा देता हूँ। देखिए,
स्टूडियो डॉट एच एक्चुअली में एक फाइल कंटेन करता है। लेट सपोज ये वो फाइल है जो स्टूडियो डॉट एच कंटेन कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली स्टूडियो डॉट एच एक फाइल ही है, उसको मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। तो stdio.h जो है, डॉट एच स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल, तो ये स्टूडियो डॉट एच जो है वो एक्चुअली में एक फाइल कंटेन कर रहा है। और ये फाइल में क्या रखा हुआ है, इस फाइल में कुछ डेफिनेशंस रखे हुए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल रखे हुए हैं। कैसे एग्जाम्पल, तो इस प्रोग्राम में हम printf को यूज कर रहे हैं। printf एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब जब कंपाइलर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको printf फंक्शन के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानने की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब वो जानना चाहेगा कि printf का फंक्शन क्या है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो उसके लिए उसे studio.h की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट studio.h डज कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे studio.h एक फाइल इंक्लूड कर देता है, लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर देता है प्रोग्राम के साथ, जिसमें printf फंक्शन और scanf जो हम आगे यूज करने वाले हैं, अभी जस्ट हम यूज करेंगे इसको भी। ऐसे कई सारे फंक्शंस जो होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, वो सारे इस लाइब्रेरी में डिफाइंड होते हैं। तो इसको वो इंक्लूड कर देता है प्रोग्राम फाइल के साथ, जिसके थ्रू कंपाइलर तो printf का फंक्शन एंड scanf के फंक्शन को समझ पाता है, एंड इन द रिजल्टेंट हमें हेलो वर्ल्ड एज एन आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो ये है इसका पर्पस। ये उसी तरह का एग्जाम्पल, आप उसको इसी तरह से समझिए कि जैसे मैंने बताया कि मैथ्स के लिए हम एक फॉर्मूले का एक पेज बना लेते हैं और हम उसको बार बार देखते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ याद नहीं होती। तो कंपाइलर को भी वैसे ही रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग टर्म्स को समझने के लिए चाहिए होती है उसे एक लाइब्रेरी की, और वो लाइब्रेरी एक्चुअली में studio.h कंटेन करता है। तो हमें studio.h को C में इंक्लूड करना पड़ता है। बट ये इकलौता हेडर फाइल नहीं है जो हम इंक्लूड करते हैं, हम इसके साथ कई सारे स्ट्रीम हेडर फाइल्स हैं जिसको हम प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, जो हम आने वाले पार्ट में देखेंगे। खैर चलिए, अभी मुझे तो लगता है कि आपको ये समझ आया होगा कि studio.h क्या होता है। अगर इसी चीज़ को मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो कि studio.h के बारे में, कि studio.h के बारे में आपकी समझ क्या बनी है या क्या समझ आया है, तो आप क्या लिखेंगे? मैं इसको सिंपली लिखूंगा इस तरह से कि पहली बात अबाउट studio.h कि ये एक प्री प्रोसेसर कमांड है। प्री प्रोसेसर कमांड है जो क्या करता है, जो इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स लाइब्रेरी फाइल्स विथ मेन प्रोग्राम। ओके, विथ मेन प्रोग्राम। अब इसमें देखिए मेन प्रोग्राम क्या है, जो कि मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और रिटर्न पे एंड होता है, वही प्रोग्राम है। एक्चुअली studio.h कोई प्रोग्राम नहीं है, वो क्या है, वो एक प्री प्रोसेसर है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन पे हमारे प्रोग्राम के साथ एक लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कर देता है, जिसमें printf, scanf जैसे कई सारे फंक्शंस के डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, और उन डिस्क्रिप्शंस को समझ के हमारा कंपाइलर रिएक्ट करता है और हम आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। तो studio.h के बारे में जो हमारी समझ बनी है, चलिए मैं उसको जल्दी से लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ जल्दी से। ओके, सो व्हाट इज studio.h? तो इट इज अ प्री प्रोसेसर कमांड which tells the compiler to include a studio.h library file before going for the execution of the program. Means प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे जाने से पहले ये एक तरह से कंपाइलर को रिक्वेस्ट करता है कि आप लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कीजिए studio.h को, that will help you in the execution of the program because the files that you are needed during the execution, that is defined inside the studio.h. So this is what the prototype of the C is. I think मुझे लगता है कि अब आप इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ गए होंगे। थोड़ी बहुत अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो वो आने वाले समय में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम करते जाएंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन है कि इस
इस पूरे स्केलेटन में मैंने कहा कि हम सारी एक्टिविटीज मेन फंक्शन के विद इन करते हैं, मेन और रिटर्न के बीच में। तो मैं जल्दी से एक प्रोग्राम लिखता हूं और आपको मैं बताता हूं कि कैसे हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं मेन फंक्शन के इनसाइड। ओके, सो हम आ गए हैं ऑनलाइन एडिटर पे, जहां पे मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं कि कैसे हम इंट मेन और रिटर्न के बीच में ही सारी एक्टिविटीज करते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट ऑलरेडी है जो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है एज ए स्ट्रिंग। उसी तरह से अगर मैं अदर एक्टिविटी भी करना चाहूँ, अदर प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी लेना चाहूँ, तो मैं इसके अंदर ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार क्लासेस। ओके, मैंने एक और स्टेटमेंट ले लिया है प्रिंट एफ के फॉर्म में, और अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ये एज एन आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार क्लासेस, और हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है। अब ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर हमें दो सेपरेट लाइन में इसको लाना होगा तो हमारे पास एक कमांड होता है जो बैकस्लैश के साथ हम एन लगाते हैं, और अगर अब इसको रन करेंगे तो देखिए दो सेपरेट लाइन में ये चीज़ें आएंगी। देखिए हेलो वर्ल्ड ऊपर आया और हेलो एवरीवन वेलकम टू कुमार क्लासेस नीचे आया। इसके अलावा हम और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। हम और प्रिंट एफ स्टेटमेंट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी प्रिंट एफ स्टेटमेंट हम और इंक्लूड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम अगेन राइटिंग दैट लर्निंग सी इज नॉट सच डिफिकल्ट, learning C is not difficult. All right, so when I run this program, see it will produce again result. Now both the lines in both the lines are in same line again। दोनों ही लाइन एक ही लाइन में है, क्योंकि हमने फिर से न्यू लाइन नहीं लिया हुआ है, तो एक ही पैराग्राफ उसको रीड कर ले रहा है। तो यहाँ पे फिर से मैं एन लगाऊंगा और रन करूंगा तो ये देखिए 3 लाइन्स हमारे सामने आ गई हैं। नाउ अब ये समझिए कि इसमें एरर्स कैसे आ सकती हैं। देखिए अगर मैं इसी सेमीकोलन को यहाँ से हटा दूँ और मैं रन करूँगा तो एरर आएंगी। तो ये एरर आ गया, क्यों? क्योंकि हमने ग्रामेटिकल एरर कर दिया है। अब प्रोग्राम में फर्स्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था कि प्रोग्राम एक्चुअली एक लैंग्वेज में दो चीज़ें होती हैं, लैंग्वेज रूल एंड ग्रामर रूल। तो हमें दोनों चीज़ें सीखनी होती हैं। तो हमें इसमें ये सीखना है इस प्रोग्रामिंग में कि पहले तो लैंग्वेज रूल भी सीखना है एंड ग्रामर रूल सीखना है कि कहाँ पे हमें डॉट लगाना है, कहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना है, कहाँ में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ कौन से सिंबल्स यूज करने हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। ये सारी चीज़ें हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखनी है। आप जैसे ही छोटी सी गलती करते हैं, आपका कंपाइलर इसको रिजेक्ट करता है और एरर आपके स्क्रीन पे आ जाता है। ओके, जो बिगनर्स होते हैं उनको इसमें बहुत प्रॉब्लम्स जाती हैं कि बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द लैंग्वेज रूल एंड अबाउट द ग्रामर रूल क्लियर नहीं है। अगर आपका वो पार्ट क्लियर होगा तो आप सिंटेक्स एरर से तो एटलीस्ट फ्री हो जाएंगे, जो 90% केसेस सिंटेक्स एरर के ही होते हैं। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट दोज थिंग। अभी के लिए आप ये देखिए सारी एक्टिविटी हम मेन फंक्शन एंड रिटर्न के बीच में कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में भी जो भी प्रोग्राम, चाहे वो प्रोग्राम 2 लाइन का हो, चाहे वो प्रोग्राम 10,000 लाइन का हो, हम एक्चुअली में इसी दोनों के बीच में वो प्रोग्राम कर रहे होंगे। आई होप आपको अब सी प्रोग्राम का प्रोटोटाइप समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत है तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके सुनिए, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। मैं चाहता हूं कि हर वो स्टूडेंट जिनको प्रोग्रामिंग समझने में प्रॉब्लम जाती है वो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बने। इसी मोटिव से मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि क्या बेसिक ग्रामर रूल्स होते हैं हमारे एक प्रोग्राम लिखने के, और हम कई सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।